Okay, bete. Today we will have a practice session on the reports of cost कि हम लोग अपनी कॉस्ट को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उनसे किस तरीके से रिपोर्ट्स बनाते हैं. Here is an illustration of Lone Star Manufacturing Company, and we are given the trial balance, post closing trial balance of Lone Star Manufacturing Company. तो ये हमें उन्होंने एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच शोज द बैलेंसेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट. तो उसके ऊपर जो हमें बैलेंसेस दिए गए हैं वो कैश का बैलेंस है 15,000, अकाउंट रिसीवेबल 18,000, फिनिश्ड गुड्स 25,000, वर्क इन प्रोसेस 4,000, जी materials 8,000, building is 1,56,000. These are debit balances. Accumulated depreciation that is basically a credit balance. You must say that is a contra asset account, और जो building का account वो debit होता है तो उसकी जो accumulated depreciation होती है that is credit account. So this is 23,400. Factory equipment is 1,08,000 and its contra account of accumulated depreciation that is 54,000. It means we have used this amount of asset. हमने 1,08,000 का ये asset खरीदा था और उसमें से 54,000 हम इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, इसका बेनिफिट ले चुके हुए हैं. तो जो इसका बेनिफिट ले चुके हुए होते हैं उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर शो करते हैं. Office equipment is 12,000 and accumulated depreciation of that asset is 2,000. Then accounts payable is 30,000, that is credit balance, and then is capital stock, that is our investment, or that is capital stock is 1,75,000, and then it is retained earnings. It means accumulated profit कि हमने पिछले दिनों में या पिछले सालों में जो भी प्रॉफिट कमाया हुआ है ये उसका जो है वो आप समझ लें एक्यूमुलेट हुआ है, जो हमें प्रॉफिट में से बच गया हुआ है डिविडेंड पे करने के बाद, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स. तो हम लोगों ने इसको जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है. सो दीज आर बेसिकली you must say trial balance, that is post closing trial balance. After this trial balance we have been given certain transactions which are given here. I will show you these transactions and definitely guide you कि how we will record these transactions. अब सबसे पहली जो requirement है हमारे question की, we have to record all these transactions in our accounts. So in this question we will practice on recording of cost. रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंट्स के अंदर ताकि हम लोग जो है वो उसके प्रॉपर रिपोर्ट कर सके. तो रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसमें आप समझ लें कि इसमें हम पूरा अकाउंटिंग साइकिल को एक रिपीट करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले अपने अकाउंट्स में उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है. तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड जर्नल. और जर्नल के अंदर हम जब एंट्रीज करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग भी कहते हैं. और जर्नलाइजिंग करने के लिए वो उसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो बाकी चीजें हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा. अच्छा जी बेटे, उसमें हम लोगों ने बेटे इनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओके, इस ट्रांजैक्शंस को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है. तो आप जरा गौर करिएगा कि यहाँ पे आप पहले ट्रांजैक्शंस को पढ़ें. मैं पहले इसको हाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस तरीके से है. सबसे पहले ट्रांजैक्शंस करने के लिए बेटे आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ें.
और स्टेटमेंट में जो आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, उसको हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है, और इसी को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं, इसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। Here we have raw materials at a cost of 50,000 and general factory supplies costing 8,000. हमने दो चीजें खरीदी हैं, were purchased on account. हमने उधार पे ये दो चीजें खरीदी हैं, raw materials that cost 50,000 and factory supplies that cost 8,000. ये हमने on account का मतलब क्या होता है कि हमने इनको जो है वो उधार पे खरीदा है, and materials and supplies are recorded in the materials account. और फिर उसने हमें हिंट भी दे दिया कि ये जो दोनों चीजें हैं वो हम एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, which is called materials account. तो हमने आप यहाँ पे ये समझने कि हमने इनको दोनों को मटेरियल्स में ही रिकॉर्ड करना है। सो मटेरियल्स इज बेसिकली एन एसेट अकाउंट, और उस एसेट अकाउंट में जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है वो एक छोटी सी बात जो है वो यहाँ पे नोट कर लें प्लीज। जो लोग जो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेट मी टॉक टू देम, कि जो लोग पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो जरा थोड़ा सा मुझे बता देंगे मेरे साथ, ताकि मैं उनको साथ लेके चल सकूं। तो वो मुझे बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, वो प्लीज। सर बता शाहिद। यस सर। जी जी सर यार जी जी तस्मिया बात कर रही हैं, फिर वर्दा हैं, और कौन है? जी इंजमाम उल हक सर। इंजमाम जी हैं, ठीक है। तहरीम भी हैं, ठीक है। ये 4 लोग हो गए बेटे, और कोई? सर मैं भी हूँ। मोहम्मद शहरयार भी हैं, ठीक है। और कोई बेटे? रमीज अहमद हैं, ओके। अब्दुल मन्नान भी हैं, ओके। ये 6 लोग हो गए बेटे हमारे पास। इसके अलावा और कोई हैं जी? अच्छा, मौज़म इसहाक भी हैं, ओके। मौज़म 7 लोग हो गए। अच्छा बेटे, ये जो 7 लोग हैं, ये जरा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो तवज्जो चाहिए होगी आप लोगों की बेटे। आप लोग जो है वो ज्यादा थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा। कुछ चीजें आप लोगों को पहले बताने के लिए वो जो आप नोट कर लें। इन अकाउंटिंग जब हम लोग जर्नलाइजिंग करते हैं या हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर हम लोग बेटे कुछ चीजें रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम मद्देनजर रखते हैं। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है वो अपने जब भी उसको करते हैं अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिकली कुछ अकाउंट्स टाइटल के ऊपर और कुछ अकाउंट्स की नेचर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप याद रख लें, नोट कर लें आप अपने पास प्लीज, कि हमारे पास 5 किस्म के अकाउंट होते हैं। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 एसेट अकाउंट, पहला एसेट अकाउंट होता है। फिर हम लोग दूसरे नंबर पे होता है लाइबिलिटी अकाउंट। फिर इसके बाद तीसरा अकाउंट होता है इक्विटी अकाउंट। ये 3 अकाउंट जो हैं ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स कहलाते हैं, ये बैलेंस शीट में शो होते हैं। बैलेंस शीट डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है।
तीसरा इज बेसिकली बेटे इक्विटी अकाउंट। इक्विटी Third, जिसको कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं, कैपिटल स्टॉक का वर्ड लिखा हुआ था हमारे इस अकाउंट में, इस क्वेश्चन में। जी, तीसरा था इक्विटी अकाउंट। ओके, और ये तीनों अकाउंट हमारे बैलेंस शीट अकाउंट होते हैं और बैलेंस शीट में शो होते हैं। चौथा अकाउंट होता है बेटा हमारा एक्सपेंस अकाउंट, और पांचवा अकाउंट होता है रेवेन्यू अकाउंट, जिसको हम सेल्स अकाउंट भी कहते हैं। तो ये बेटे 5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। इन 5 किस्म के अकाउंट्स को देख के तो फिर हम लोगों ने अपनी अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट करना होता है। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली द अकाउंटिंग लैंग्वेज है। जब भी अकाउंटिंग के अंदर हम कोई भी प्लस या माइनस करते हैं तो उसको हम डेबिट या क्रेडिट कहते हैं। जब भी कुछ प्लस या माइनस एक्सक्यूज मी होता है। सर। जी 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 बेटे, पूछे पूछे। सर ये मैं ये बताना चाह रही थी कि इनको ये भी मेंशन कर देंगे एक्सपेंस और रेवेन्यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमारे जी जी प्रॉफिट जी एंड जी लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे शो। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटे देखिए जी, मैंने ऐसे कहा आपको कि 5 अकाउंट होते हैं। सबसे पहले एसेट है, फिर लायबिलिटी है, फिर उसके बाद बेटे माइक थोड़ा सा जो बात कर लेते हैं तो अपना माइक बंद कर दिया करें जब आप लोग बात कर चुकते हैं तो। ओके, सबसे पहले एसेट अकाउंट होता है, फिर लायबिलिटी अकाउंट होता है, फिर उसके बाद इक्विटी अकाउंट होता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। ये तीनों अकाउंट्स जो हैं वो हमारे बैलेंस शीट अकाउंट होते हैं। दो तरह के और अकाउंट होते हैं जिनको हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज अकाउंट कहते हैं। इनको हम लोग ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट होते हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ स्टेटमेंट और अ रिपोर्ट विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है उस रिपोर्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो फाइनेंशियल पोजीशन को जाहिर करती है रिपोर्ट, उसको हम लोग जो है वो बैलेंस शीट बोलते हैं। जी जी पूछे बेटे। ओके, अच्छा जी, फिर इसके बाद ये 5 किस्म के अकाउंट्स को मैंने ये कहा कि हम अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जब हम लोग प्लस करते हैं या माइनस करते हैं कोई भी अमाउंट को अपने खातों के अंदर लिखने के लिए, तो उसको हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब ये जो आप लोगों ने पांचों अकाउंट लिखे हैं, इनके सामने अगर आप लोग ऊपर 2 हेडिंग बना देते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज वाली, तो उसमें हम लोग फिर इसको हम कह लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। जैसे मैंने आपको पहले सबसे लिखवाया है एसेट, तो एसेट में अगर इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि एसेट का कोई भी अकाउंट है और एसेट अकाउंट में अगर इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट अकाउंट में डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। वेरी सिंपल रूल। एसेट अकाउंट में अगर इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट है लायबिलिटी अकाउंट। तो लायबिलिटी अकाउंट में एसेट अकाउंट का बिल्कुल उलट होता है। अगर तो लायबिलिटी अकाउंट में इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। तो आप समझ लें कि एसेट और लायबिलिटीज एक दूसरे के उलट होते हैं। आप इन दोनों को उलट रूल लगाते हैं। जो एसेट का रूल अगर आप याद रख लेते हैं तो लायबिलिटी के ऊपर आप उलट रूल लगा देते हैं। देन इसके बाद आ जाता है इक्विटी अकाउंट। तो इक्विटी अकाउंट के अंदर भी आप लायबिलिटी वाला रूल लगाते हैं, क्योंकि इक्विटी भी एसेट का उलट होता है। इक्विटी अकाउंट भी एसेट का उलट होता है, तो इसलिए हम लोग एसेट पे अगर इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं, और कॉन्ट्ररी अगर हम इक्विटी में इंक्रीज करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर एसेट में डिक्रीज करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और इक्विटी में अगर डिक्रीज होता है तो फिर हम डेबिट करते हैं। तो ये समझ लें कि प्लस एंड माइनस ही है हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, जिसको हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे हम डेबिट एंड क्रेडिट का वर्ड यूज करेंगे और उनको डेबिट और क्रेडिट करने का जो मेथड या तरीका या प्रोसीजर या रूल अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, या इस तरह से कह लें कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज करते हैं तो डेबिट होते हैं, जब डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और इसी तरीके से हम पांचवा अकाउंट होता है हमारा रेवेन्यूज। रेवेन्यूज जब इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं, जब डिक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं। तो आप इस तरह से कह लें कि जब जो रेवेन्यूज होंगे वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, और उनके उलट जब वो डिक्रीज करते हैं तो फिर हम लोग उनको डेबिट कर देते हैं। अब अगर मैं इनको समराइज करूं तो 3 तरह के जो अकाउंट हैं वो एक जैसे हैं, और 2 तरह के अकाउंट जो हैं वो एक जैसे हैं। जी, जो 3 तरह के अकाउंट्स हैं वो एक जैसे हैं, और जो 2 तरह के अकाउंट्स हैं वो एक जैसे हैं। जैसे हमने ये कहा एसेट्स, और आप अगर गौर करें, अगर आपने लिखा है तो गौर करें कि एसेट्स और एक्सपेंस के रूल एक जैसे हैं। When जी सर। asset is increased, it is debited, और when expense is increased, it is also debited। और इसी तरीके से जब ये दोनों चीजें डिक्रीज होंगी तो ये क्रेडिट हो जाएंगी। और उसी दूसरी तरफ पे अगर 3 अकाउंट देखें तो उनके रूल्स एक जैसे हैं। जैसे आपके पास लायबिलिटी अकाउंट है, इक्विटी अकाउंट है और रेवेन्यू अकाउंट है। इन तीनों में अगर इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगी तो उनको हम लोग डेबिट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आप लोगों ने जहन में रखने हैं, और इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि ये वाली ट्रांजैक्शंस जो हैं वो समझाऊंगा, और इन ट्रांजैक्शंस को करना जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जो है वो इनको देखिएगा साथ साथ कि ये हम लोग ट्रांजैक्शंस किस तरीके से करते हैं। ओके जी। फिर उसके बाद अब आप अगर इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आप देखते हैं तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स हमारा एक एसेट होता है, एंड सप्लाईज दैट इज आल्सो एन एसेट। और चूंकि उसने ये कहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट, हम दोनों को एक ही अकाउंट में लिखेंगे, दैट इज मटेरियल्स, तो हम इसको मटेरियल्स अकाउंट कहेंगे। एंड मटेरियल्स अकाउंट इज आवर एसेट अकाउंट, और उस एसेट अकाउंट को लेंगे। और दूसरी तरफ पे चूंकि हमने इसको जो है वो क्रेडिट पे खरीदा है तो इसलिए हमारी लायबिलिटी बनेगी, हमने पैसे देने हैं लोगों के, वो लायबिलिटी अकाउंट बनेगा, तो दैट इज अकाउंट्स पेएबल। तो हम लोगों ने इन दोनों को अगर ये देखा तो हमारे पास जो है वो बेटे ये एक हमारे पास ट्रांजैक्शंस का सॉल्यूशन आ गया कि हम मटेरियल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट के 2 कॉलम बनते हैं, और ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन का या अकाउंट्स का कॉलम बनता है। और ये हम लोग नीचे उसकी नरेशन लिखते हैं कि हम लोगों ने इस एंट्री के अंदर इस ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ क्या है। तो मैंने लिख दिया है मटेरियल्स एंड सप्लाईज परचेज्ड ऑन अकाउंट, ये परचेज हमने उधार पे खरीदी हैं। सो मटेरियल इज एन एसेट विच इज इंक्रीजिंग, दैट इज डेबिटेड, and accounts payable is a liability which is also increasing, क्योंकि जब हमने एसेट खरीदा तो हमारे पैसे देने वाले बढ़ गए तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। so when we purchase materials we make this entry materials account debit and accounts payable credit। इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और अगर वो ये कहता कि 2 अलग-अलग अकाउंट यूज करते हैं मटेरियल्स के लिए भी और सप्लाईज के लिए भी, तो फिर हम लोग मटेरियल्स अकाउंट डेबिट, सप्लाईज अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट करते। लेकिन चूंकि हमारी एग्जांपल में उसने ये कहा है कि हम सिर्फ एक ही अकाउंट यूज करेंगे तो दैट इज मटेरियल्स अकाउंट, तो मटेरियल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। Then the second one is raw material to be used in production costing 41,000 and miscellaneous factory supplies costing 1,500 were issued। हमने क्या किया है
कि इन दोनों चीज़ों को अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन में यूज़ किया है। जब हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं बेटे, तो फिर उसी तरीके से आप देखें कि हमारे पास जब हम प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो मटेरियल कम हो जाएगा और इसी लिहाज से सप्लाईज भी कम हो जाएंगी। और चूंकि हम लोग जब प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो हम मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर। आप अगर कॉस्ट फ्लो को रिवाइज करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग जो है वो किस तरीके से इनको जो है वो अकाउंट फॉर करते हैं। तो इसकी अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो आपके सामने है कि आपने दो वाली मटेरियल्स यूज किए हैं। तो जो बेसिकली जो डायरेक्ट मटेरियल्स होगा, जो मटेरियल्स हैं दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, एंड डायरेक्ट मटेरियल इज चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस। सो वर्क इन प्रोसेस इज आल्सो अनदर एसेट अकाउंट। जब हम लोग कोई भी कॉस्ट इसको चार्ज करते हैं तो ये बढ़ जाता है, इसी वजह से ये 41,000 डेबिट हो गया। और उसके साथ हमने कहा ये जो सप्लाईज थी ये फैक्ट्री एक्सपेंस थे, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं थे, ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स थे। और इनडायरेक्ट मटेरियल्स हम चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। एंड जो चूंकि हमने मटेरियल्स इशू किए हैं तो मटेरियल हमारे कम हो गए, एसेट जब कम होगा तो हमारे पास इसको क्रेडिट कर देंगे। सो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से हम लोग जब हम मटेरियल्स इशू करेंगे तो हम लोग ये वाली एंट्री करेंगे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड किया है। फिर उसके बाद तीसरा है वेजेस एंड सैलरीज इनकर्ड एंड पेड। अब इसमें दो चीजें हुई हैं, एक तो हमने इनकर की हैं, फिर हमने पे किए हैं। और उनकी तफसील क्या है, वो ये है कि फैक्ट्री वेजेस है इंक्लूड 2500, इनडायरेक्ट लेबर है 34,000 एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 5,000, इग्नोर पे रोल विद होल्डिंग एंड डिडक्शन। यहाँ पे उसने कहा जी ये वाली आप डिडक्शंस वगैरह को इग्नोर कर दें और सिर्फ ये वाली चीजें देखें। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो आप जरा गौर करिएगा कि यहाँ पे बेसिकली दो एंट्रीज हुई हैं। पहली बात कि हमने इनकर की है और दूसरा बात हमने पे की है। जब हम इनकर करेंगे तो पेर ओल बेसिकली आर एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब इनकर करते हैं तो डेबिट करते हैं। और चूंकि पेरोल हमने पे करनी है, हमने अदा करना है फ्यूचर में, हमने अगले महीने में पहली दूसरी तारीख को देनी है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो जब भी एक्सपेंस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो पेरोल अकाउंट डेबिट एंड वेजेस पेएबल अकाउंट क्रेडिट, ये हमारे पास जो है वो हमारी एंट्री बन जाएगी। और वेजेस एंड सैलरीज इनकर्ड, और ये मैंने आपकी नरेशन भी लिख दी। फिर हम लोग इनको हम पे करेंगे। तो जो हमने लायबिलिटी बनाई थी वेजेस पेएबल की, दैट इज बेसिकली पेड। जब ये पे हो जाएगी तो हम इस क्रेडिट को हम डेबिट कर देंगे, वेजेस पेएबल को हम डेबिट कर देंगे। और चूंकि हमने कैश अदा किया है तो कैश इज क्रेडिट। और कैश चूंकि हमारा एक एसेट होता है, एसेट जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो आप याद रखें कि जब भी आप पेमेंट ऑफ वेजेस करेंगे तो आप ये वाली एंट्री करेंगे और साथ उसकी नरेशन मैंने लिख दी वेजेस पेड, वेजेस एंड सैलरीज पेड। सो हियर इन दिस ट्रांजैक्शन there are two tasks. Number one is wages incurred, और उसके लिए हम पेरोल का अकाउंट यूज करते हैं, पेरोल को हम डेबिट कर देंगे और वेजेस पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरीके से जब हम उन सैलरीज को पे करेंगे तो वेजेस पेएबल को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी इन ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। अब उस पर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली कि उसमें से कितनी डायरेक्ट थी, कितनी इनडायरेक्ट थी, कितने सेल्स थी, कितनी एडमिन सैलरीज थी, ये वाली सारी चीजें उस ऊपर हमें दिया हुआ है। तो पेरोल की अब तीसरी एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस के लिए हम लोग, मैं आपके सामने एंट्री कर देता हूं। देखिए बेटे, जो तो डायरेक्ट वेजेस होंगी, अब ये जो पेरोल हमने 39,000 का लिखा था, इसको हम लोगों ने अब डिवाइड करना है उनके डिफरेंट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में। तो हमने ये कहा कि इसमें से डायरेक्ट वेजेस थे, टोटल वेजेस थे 34,000,
फैक्ट्री वेजेस, उसमें से 2500 इनडायरेक्ट वेजेस थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का फर्क निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 31,500। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज डेबिट विद 31,500। व्हेन वी चार्ज लेबर टू प्रोडक्शन, तो हम वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। हमारा जो वर्क इन प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से उसको हम डेबिट करते हैं। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय डायरेक्ट लेबर अमाउंट। डायरेक्ट लेबर से हम इसको डेबिट कर देंगे। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर था, तो इनडायरेक्ट लेबर इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। और तीसरी चीज थी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और तीसरे 5000 के सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस थे। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो कि एक्सपेंस है, तो उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और जो हमने पे रोल को डेबिट किया था यहाँ पे, ये वाला पे रोल को हमने क्रेडिट कर दिया। मीन पे रोल अकाउंट अब यहाँ पे कम हो गया। मीन हमने ये वाली अमाउंट निकाल के इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी जो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट में बनती थी। तो इसलिए हमने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, और पे रोल जो हमारे पास ऊपर एंट्री में डेबिट हुई थी उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी एंट्री जो है वो कर ली। Depreciation was recorded for the month at an annual rate of 5% on the building and 20% on the factory equipment and office equipment। अब इसमें भी हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा एंट्रीज हैं, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग चार्ज करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री की जो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन थी बेटे 2%। तो 2% जो है वो 5% जो है वो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, दैट इज 5%। तो हम लोग यहाँ पे ये देखें, आप जरा गौर करें कि हमारे पास बिल्डिंग की अमाउंट है 1,56,000। तो 1,56,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हैं, 1,56,000 का आप 5% कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका बनता है 650। अब ये जो बेसिकली बिल्डिंग है ये दो पर्पस के लिए यूज हो रही है, फैक्ट्री के लिए भी यूज हो रही है और ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है। तो फैक्ट्री और ऑफिस के लिए जितनी जितनी यूज हो रही है उसकी डिवीजन भी करना पड़ेगी हमें। तो हमने ये कहा कि ये जो 650 की अमाउंट है दैट इज 6